सन 1692 अमेरिका के पूर्वोत्तर में आज के मैसाचुसेट्स राज्य के भीतर एक छोटा सा गांव बसा था जिसे उस समय सेलम विलेज कहा जाता था। यह गांव आज के नक्शे पर डैनवर्स के नाम से जाना जाता है, लेकिन 17वीं सदी में यहां के लोग इसे बस सेलम कहते थे। उस समय यह क्षेत्र मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी का हिस्सा था, एक ब्रिटिश उपनिवेश जहां हर चीज ब्रिटिश राज्य के नियंत्रण में थी और लोग यूरोप से आए प्यूरिटन धर्म के अनुयायियों की कठोर सामाजिक और धार्मिक पद्धति के अधीन रहते थे। यह एक ऐसा दौर था जिसे हम आज कॉलोनियल अमेरिका कहते हैं, जब उपनिवेश अपने कानून, समाज और धर्म के नियमों के तहत जीवन यापन कर रहे थे और पूरी दुनिया के साथ उनका संबंध मुख्य रूप से व्यापार और धार्मिक अनुशासन के जरिए था। सेलम विलेज एक घने जंगलों, कीचड़ भरी गलियों और छोटे लकड़ी के घरों से घिरा हुआ था। गांव के लोग प्यूरिटन धर्म के कठोर अनुयायी थे। उनका जीवन पूर्णतः ईश्वर के आदेशों और पाप के भय के इर्द गिर्द घूमता था। हर दिन प्रार्थना से शुरू होता, खेतों में काम और पशु चराना चलता और शाम को चर्च में प्रवचन के साथ समाप्त होता। हंसी, संगीत या किसी प्रकार का आनंद प्यूरिटनों के लिए पाप माना जाता था और महिलाएं विशेष रूप से धार्मिक और सामाजिक कड़ाई के अधीन थीं। यह कहानी एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसे आज हम सेलम विच ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसका अर्थ है सेलम में चुड़ैल परीक्षण, यानी उन आरोपों और अभियानों की घटना जिसमें लोगों पर जादू टोना करने का आरोप लगाकर न्यायालय ने उन्हें दंडित किया। इस गांव में रेवरेंड सैमुअल पैरिस रहते थे। वे सेलम विलेज के चर्च के पादरी थे और उनकी पकड़ इतनी कठोर थी कि लोग उनके सामने झूठ बोलने की हिम्मत भी नहीं रखते थे। उनका विश्वास था कि शैतान हर समय आसपास मंडरा रहा है और किसी भी छोटे अपराध को वो मौका समझकर इंसानों में प्रवेश कर सकता है। पैरिस का परिवार भी उसी धार्मिक अनुशासन में बंधा हुआ था। उनकी बेटी बेट्टी पैरिस मात्र 9 साल की और भतीजी एब्जिल विलियम्स 11 साल की। दोनों बच्चे इनोसेंस के साथ लेकिन डर और रहस्य से भरे थे। इन बच्चों के जीवन में एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति था, टिटूबा। टिटूबा एक अफ्रीकी महिला थी जो पैरिस के घर में दासी के रूप में रहती थी। वो मूल रूप से बारबाडोस से लाई गई थी। उसकी त्वचा काली, आंखें गहरी और चाल चलन में एक अलग रहस्य था। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे क्योंकि वो अपने साथ विदेशी कहानियां, जड़ी बूटियां और रहस्यमयी प्रथाएं लाती थी। अक्सर वो बच्चों को रात को जंगल और आत्माओं की कहानियां सुनाती और बच्चे उसकी बातों में खो जाते। जनवरी 1692 की एक रात अचानक बेटी अजीब बर्ताव करने लगी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और वो कांपने लगी, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ रही हो। एबिगेल भी चिल्लाने लगी, जैसे कोई उसे रोक रहा हो। रेवरेंड पैरिस दौड़ कर आए। उन्होंने देखा कि बच्चों का व्यवहार असामान्य था। उनके लिए ये सिर्फ डरावना खेल नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई असली शक्ति उनके घर में प्रवेश कर गई हो। अगले दिन गांव में अफवाहें फैल गईं। डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन किसी भी शारीरिक बीमारी का पता नहीं चला। डॉक्टर ने कहा यह जादू टोना यानी विचक्राफ्ट का काम हो सकता है। ये शब्द पूरे सेलम विलेज में आग की तरह फैल गया। लोगों के दिलों में भय घुस गया। हर पड़ोसी, हर महिला, हर बच्चा शक की निगाह से देखा जाने लगा। किसी की हंसी, किसी की गिरावट या किसी का जंगल में अकेला घूमना, सबके लिए यह संकेत बन गया कि वहां कोई विच है। पैरिस ने बच्चों से पूछताछ की। धीरे धीरे सच सामने आया। बेटी और एबिगेल ने नाम लिए, टिटूबा, सारा गुड और सारा ऑसबॉर्न। सारा गुड एक गरीब महिला थी जो अक्सर गांव में भीख मांगती रहती थी और लोग उसे अजीब और अपवित्र मानते थे। सारा ऑसबॉर्न एक बूढ़ी महिला थी जो बीमार थी और अक्सर चर्च में नहीं जाती थी। दोनों महिलाओं को उनकी स्थिति और अलग तरीके से जीने के कारण गांव वालों ने शक की निगाह से देखा। टिटूबा डर के मारे झूठ स्वीकार करने लगी। उसने कहा कि उसने शैतान से सौदा किया है और गांव में और भी विचेस हैं। उसकी ये स्वीकारोक्ति सेलम विलेज में भय और उथल पुथल की पहली चिंगारी बन गई। अब गांव में हर औरत और हर पड़ोसी शक की निगाह में था। रातें अब सुरक्षित नहीं थी।
लोग अपने घरों में क्रॉस बनाकर बैठते, मोमबत्तियां जलाते और हर आवाज में शैतान की झलक ढूंढते। कुत्तों की भौंक, दूर जंगल से आती चीखें, पेड़ों की सरसराहट, ये सब गांव के लोगों के दिलों में भय भर रही थी। इस बीच टिटूबा की कहानियां, जो पहले बच्चों के खेल की तरह थीं, अब गंभीर आरोपों का आधार बन गई। सेलम में डर और शक फैलने लगा। रेवरेंड पेरिस ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, शैतान हमारे बीच है, हमें उसे पहचानना होगा और उसके सख्त दंड देना होगा। गांव के पुरुष और महिला दोनों ही इस भय में बहक गए। धीरे धीरे आरोप लगाने की लहर शुरू हो गई। लोग झूठ और डर के कारण एक दूसरे पर जादू टोना करने के आरोप मनाने लगे। जो व्यक्ति आरोपित हुआ वो अदालत के सामने खड़ा किया गया। अब सेलम विलेज में न्याय केवल बच्चों की बयानियों और अफवाहों पर आधारित था। सेलम विलेज में भय और अंधविश्वास का माहौल अब चरम पर पहुंच चुका था। रेवरेंड पेरिस और गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि सिर्फ चर्च की प्रार्थनाएं और बच्चों की चिल्लाहट पर्याप्त नहीं है। इस डर और शक को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष अदालत बनाई गई, कोर्ट ऑफ ओयर एंड टर्मिनर। यह अदालत विशेष रूप से सेलम में जादू टोना आरोपों की सुनवाई के लिए थी और इसका उद्देश्य था विचेस की पहचान कर उन्हें सजा देना। गांव और उसके आसपास के क्षेत्र में हर व्यक्ति भय और तनाव में जी रहा था। लोग अपने पड़ोसियों को शक की निगाह से देखने लगे थे। गलियों में रात के समय चुप्पी, घरों में लकड़ी के दरवाजों पर ताले और चर्च में भरी हुई भीड़ ये दिखाती थी कि पूरे समाज को डर और अंधविश्वास ने घेर लिया है। हर छोटी घटना, बच्चों का अचानक गिरना, बेमौसमी बुखार, गाय या मुर्गी की अचानक मौत को लोग जादू टोना का संकेत मानने लगे। अदालत में सबसे पहले पेश हुए आरोपी थे टिटूबा, सारा गुड और सारा ऑसबॉर्न। टिटूबा अफ्रीकी दासी डर के मारे अपने झूठी स्वीकारोक्ति में बोली कि उसने शैतान से सौदा किया है और गांव में और भी विचेस हैं। सारा गुड गरीब और अकेली महिला अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार करती रही, लेकिन उसकी स्थिति और जीवन शैली के कारण लोग उस पर शक कर रहे थे। सारा ऑसबॉर्न उम्रदराज और बीमार, अक्सर चर्च में नहीं जाती थी और उसकी अनदेखी और अलग तरीके से जीने की वजह से भी उसे संदिग्ध माना गया। इन तीनों के बयान और बच्चों की गवाही ने पूरे सेलम विलेज में भय और उथल पुथल फैला दी। जैसे जैसे अदालत के काम आगे बढ़े, गांव के पुरुष और महिलाएं और भी आरोप लगाने लगे। अक्सर लोग व्यक्तिगत मतभेद या डर के कारण अपने पड़ोसियों पर जादू टोना करने का आरोप लगा देते थे। अदालत में आरोपितों को खड़ा किया जाता और स्पेक्ट्रल एविडेंस, केवल सपनों, दृष्टांतों और भूतपूर्व अनुभवों पर आधारित गवाही के आधार पर मामला चलाया जाता था। लोग डर और अंधविश्वास के कारण इस एविडेंस को सच मानने लगे। अदालत का माहौल लगातार डरावना होता गया। लोग फूट फूट कर रोते, बच्चे रात में डर से बिस्तर में कांपते और महिलाएं अपने घरों में क्रॉस बनाकर बैठती। कुत्तों की भूख, जंगल से आती अजीब आवाजें, पेड़ों की सरसराहट, ये सब गांव के लोगों के मन में आतंक पैदा कर रहे थे। अदालत ने कई लोगों को दंडित किया। सबसे डरावनी सजा फांसी थी। आरोपितों को लकड़ी के खंभों पर चढ़ा दिया जाता और पूरी भीड़ उन्हें देखती रहती। सेलम में सबसे कुख्यात मामला था जाइल्स कोरी का। जाइल्स कोरी बुजुर्ग थे और उन्होंने जादू टोना का आरोप खारिज किया। अदालत ने उन्हें पत्थरों से कुचलकर मारने का आदेश दिया। हर दिन उन पर भारी पत्थर रखे गए और धीरे धीरे उनकी मौत हुई। यह घटना पूरे गांव में डर और आतंक का प्रतीक बन गई। इसके अलावा मार्था कोर, रेबेका नर्स और जॉन प्रॉक्टर जैसे कई सम्मानित गांव वालों पर भी जादू टोना करने का आरोप लगा। कई निर्दोष लोग फांसी पर चढ़ाए गए, कुछ को जेल में रखा गया। गांव का माहौल भय और अविश्वास में डूब गया था। लोग एक दूसरे पर शक करते और निजी विवाद भी अक्सर जादू टोना के आरोपों में बदल जाते। सेलम विच ट्रायल्स का दौर लगभग मई 1692 से मई 1693 तक चला। कई महीनों तक लोग भय और शक के जाल में फंसे रहे। अंततः उच्च अधिकारियों ने महसूस किया कि यह पूरी प्रक्रिया बहुत अनुचित और क्रूर हो रही है। गवर्नर विलियम फिप्स ने अदालत को बंद कर दिया
और दोषियों की पुनः जांच के लिए नए नियम लागू किए। कई निर्दोष लोगों को रिहा किया गया और मृतकों के परिवारों को मुआवजा दिया गया। इस घटना ने केवल सैलम विलेज ही नहीं बल्कि पूरे मैसाचुसेट्स कॉलोनी पर गहरा प्रभाव डाला। लोगों ने महसूस किया कि अंधविश्वास, भय और धार्मिक कट्टरता एक समाज को कितनी जल्दी निगल सकती है। इसके बाद कानूनों में सुधार किए गए और न्याय प्रणाली को मजबूत बनाया गया ताकि भविष्य में ऐसे अत्याचार न हो। सैलम की यह कहानी आज भी इतिहास में एक चेतावनी के रूप में जीवित है कि डर और शक के कारण इंसान कितनी बड़ी त्रासदी को आमंत्रित कर सकता है। सेलम विच ट्रायल्स के दौरान लगभग 20 लोग फांसी पर चढ़ाए गए और कई अन्य को जेल में रखा गया। जाइल्स कोरी को पत्थरों से कुचलकर मारा गया। इस भयावह घटना ने गांव और पूरी मैसाचुसेट्स कॉलोनी में आतंक फैला दिया। इतिहास में इसे अंधविश्वास, डर और न्याय के दुरुपयोग का प्रतीक माना जाता है। आज सेलम में इस घटना की याद में सेलम विच म्यूजियम और अन्य ऐतिहासिक स्थल हैं जहां लोग इस इतिहास को समझते और महसूस करते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो की कहानी। फिर मिलेंगे एक और हिस्टोरिकल स्टोरी के साथ।